हेलो बेटा, कैसे हाल है? जेई मेन का जो वन शॉट रिवीजन हमारा चल रहा है उसमें आज बात करते हैं रोटेशनल मोशन पर। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में तीन बेसिक टर्म है स्टार्टिंग में जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एक है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टर्म्स अगर मैं एनालॉजी के बेसिस पर बात करूं तो काइनेमैटिक्स में मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में हमने डिस्कस की है, एंगुलर वर्ड को हटा दे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम जानते हैं। तो रोटेशन मोशन में बस तीनों टर्म से पहले एक एंगुलर वर्ड और लगा देना है, तीन टर्म हमारी रोटेशन मोशन की बन जाएगी। आगे एनालॉजी पर हम बात भी करेंगे, कंपेयर करेंगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को। पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सेंटर पर जो एंगल बनेगा। सेंटर पर एंगल बनने का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पार्टिकल पहुंचा, सेंटर पर कोई एंगल बनाया। किसी भी टाइम इंटरवल में इस रेडियस वेक्टर ने, इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ने सेंटर पर जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। और क्योंकि ये एंगल है थीटा से हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी रेडियन। ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल घूमता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो सपोज एंटी क्लॉकवाइज हमारा पार्टिकल घूमा तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाता। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की बात है, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी की बात है। एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम p टू q इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है डेल्टा t, उसमें पार्टिकल डेल्टा थीटा से घूम गया तो उसका जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t आ जाएगा। ये एवरेज की बात हो रही है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम कैलकुलेट करें जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम लिमिट लगा देंगे, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। सो एवरेज अगर चाहिए तो ये आएगा और इंस्टेंटेनियस अगर चाहिए तो ये आएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी की कहानी हुई। यूनिट हम समझ ही सकते हैं कि डेल्टा थीटा के लिए रेडियन है, अपॉन में टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा तो रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट। ये वाली बात भी क्लियर हुई। एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। जस्ट लाइक एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी से कि वेलोसिटी में एक सेकंड में कितना चेंज होता है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी कि एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर, ये रिपीट हो गई ये चीज, इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। t1 टाइम पर ओमेगा 1 है, t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। सो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, में इसको इस तरह से लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट कैन बी रिटन एज डी अपॉन डी टी। ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी, सो दैट इज इक्वल्स टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। पूरी कहानी वही चल रही है जो लीनियर मोशन में चल रही थी। ठीक है। उसी पैटर्न पर सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, यहां एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन याद रखना है। a वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। a इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, r इज द पोजीशन वेक्टर। इस रिलेशन को याद रखना। सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो a इक्वल्स टू अल्फा r आ गया। रेडियल एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो ओमेगा क्रॉस v होता है। तो ये रिलेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते थे। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब बात आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन मतलब एक एनालॉजी की बात कर रहे हैं तो एनालॉजी के बेसिस पर क्यों बात कर रहे हैं एनालॉजी की? क्योंकि एनालॉजी से थिंग्स विल बी इजी टू डिस्कस और अंडरस्टैंड।
कि अगर मुझे लीनियर मोशन से रिलेटेड सारी कहानी मालूम है तो मुझे एक बेसिक एनालॉजी बस समझ में आनी चाहिए कि किसकी जगह मुझे कौन सी क्वांटिटी लिखनी है। तो मैं लीनियर मोशन के फॉर्मूले या इक्वेशन से रोटेशन मोशन के लिए फॉर्मूले और इक्वेशंस बना लूंगा। जैसे लीनियर मोशन पर अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और s इक्वल्स टू vt आता है। अब अगर मैं रोटेशन मोशन में बात करूंगा तो एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा आ जाएगा, v की जगह यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, s की जगह थीटा आ जाएगा, v की जगह गैन ओमेगा आ जाएगा। एक्सेलरेशन a कांस्टेंट हो, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट हो, यहाँ पर s इक्वल्स टू ये लिखा तो s की जगह वहां पर थीटा हुआ, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह वहां पर अल्फा हुआ, अगेन u और v की जगह ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो गए। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये लिखे हुए हैं, बस मुझे एनालॉजी मालूम है किसकी जगह क्या आना है, u की जगह ओमेगा 1, v की जगह ओमेगा 2, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। ये 3 इक्वेशन मिल गए मुझे रोटेशन मोशन के लिए which are applicable when alpha equals to constant, just like these equations are applicable when a equals to constant। a के कांस्टेंट होने पर मैं ये 3 इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, उसी तरह से अल्फा के कांस्टेंट होने पर ये 3 इक्वेशंस में अप्लाई कर सकता हूं। एक दो बातें और हैं कंपैरिजन से रिलेटेड। यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने लीनियर मोशन में, ये एक्सप्रेशन की nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो इतना आता है। उसी तरह से रोटेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, u की जगह अगेन ओमेगा 1 आ जाएगा, a की जगह वहां पर अल्फा आ जाएगा। तो ये हो गया nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट मतलब a की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन द सेम वे अगर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये जो इक्वेशंस हमने बोले हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, अब v की जगह ओमेगा हुआ, dx अपॉन dt दैट इज d थीटा अपॉन dt, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, a की जगह अल्फा हुआ, d ओमेगा अपॉन dt हुआ, d2x अपॉन dt स्क्वायर, उसकी जगह d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, और ये v dv इक्वल्स टू a ds, उसकी जगह हम ये लिख दें। कुल मिलाकर के बात बेटा ये है कि अगर मुझे मालूम हो कि किसकी जगह मुझे कौन सी क्वांटिटी, लीनियर मोशन में मैं क्या क्या क्वांटिटीज लिख रहा था, क्या क्या इक्वेशंस लिख रहा था, क्या क्या फॉर्मूले बना रहा था, और मुझे ये मालूम हो गया रोटेशन मोशन में मुझे इनकी जगह ये क्वांटिटीज लिखनी है, तो मैं रोटेशन मोशन के फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को सिंपल वे में याद रख सकता हूं। और बेसिकली बस ये 3 क्वांटिटी है एस, वी और ए। सो एस की जगह मुझे रोटेशनल मोशन में थीटा चाहिए, v की जगह यहाँ पर ओमेगा चाहिए और a की जगह मुझे अल्फा चाहिए। उसके बेसिस पर ये इक्वेशंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तरीका है ये इक्वेशंस को और फॉर्मूलाज को याद रखने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं कि क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन और कैसे उसको अप्रोच किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ बॉल इज स्पिन विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस 2t। उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है 60 स्क्वायर माइनस 2t, where t is in second, alpha is in radian per second square, ठीक है। At t equals to 0, the ball has angular velocity of 10 radian per second and angular position of 4 radian. Angular position का मतलब है थीटा। So t equals to 0 पर angular velocity 10 radian per second है, angular position 4 radian है। So t equals to 0, omega equals to 10 radian per second and theta equals to 4 radian। क्लियर? इसको मैं ओमेगा 1 कह सकता हूं या ओमेगा इनिशियल कह सकता हूं क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉल, एंगुलर पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, मतलब थीटा के लिए मुझे एक्सप्रेशन या इक्वेशन बनाना है इन द फॉर्म ऑफ t, राइट। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने समराइज फॉर्म में लिख दिया है कि एक बॉडी है जो स्पिन कर रही है, मतलब रोटेशन मोशन कर रही है, और उस पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2t, मतलब टाइम के साथ में अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है। इनिशियली अगर बात करें तो उसकी एंगुलर पोजीशन 4 रेडियन है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो मुझे थीटा का इक्वेशन चाहिए t की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ t मुझे इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तरीका क्या है, थीटा से अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो डिफरेंशिएशन, ओमेगा से अगर मुझे अल्फा चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएशन, अल्फा से अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो इंटीग्रेशन, और ओमेगा से अगर मुझे थीटा चाहिए तो अगेन इंटीग्रेशन।
मुझे अल्फा से थीटा पर पहुंचना है, तो एक बार इंटीग्रेशन करके ओमेगा का इक्वेशन बनाऊंगा, फिर जो आएगा उसका अगेन एक बार इंटीग्रेशन करके थीटा का इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे? अल्फा को लिखा है डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 2t। सो डी ओमेगा इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 2t, ये आ गया dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा की वैल्यू 10 है, t पर ओमेगा लेते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद ओमेगा माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर लिमिट हो गई है 0 से t। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हम कर ही देंगे, तो ओमेगा माइनस 10 इक्वल्स टू ये कैंसिल होकर के 2 आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो 2t स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 2t क्यूब आया, ये 2t क्यूब और माइनस का t स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करने से आ जाएगा 0। ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस में 10। दिस इज द इक्वेशन फॉर ओमेगा। ओमेगा से थीटा चाहिए तो इसको लिख दिया डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 10। क्लियर है? dt को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर dt आ गया, यहाँ से गया, इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा की लिमिट लगाते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर थीटा की वैल्यू 4 है, तो ये 0 है तो ये 4 है, ये t है तो ये थीटा है। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट पुट कर लेना, थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, t की फॉर्म में आ जाएगा। प्रोसेस समझ लो, कैलकुलेशन समझ लेना, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो अपने को आता ही है। ठीक है, तो करना क्या है, अल्फा दिया हुआ है, थीटा पर पहुंचना है और इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, तो इंटीग्रेशन करके ओमेगा का इक्वेशन बना लो, ये लिमिट में काम आ जाएंगे। ओमेगा का इक्वेशन बनाकर फिर एक बार इंटीग्रेशन कर लो, फिर अगर ये लिमिट में काम आ जाएंगे, थीटा का इक्वेशन बन जाएगा फाइनली टी की फॉर्म में। बात क्लियर हो गई ना बेटा? क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A flywheel is accelerated uniformly from rest, रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया तो ओमेगा 1 की वैल्यू हो गई 0 एंड रोटेट्स थ्रू 5 रेडियन इन द फर्स्ट सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बीच में अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू 5 रेडियन आ गई है, यही दिया हुआ है। द एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड, अगले एक सेकेंड में वो कितने एंगल से रोटेट होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? इनिशियली ये है ओमेगा की वैल्यू 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, और 0 से 1 सेकंड के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 5 रेडियन है, तो नेक्स्ट एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास में, थीटा और ओमेगा की और टी की बात चल रही है, तो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, ये ओमेगा नॉट इनिशियली है तो या तो इसको ओमेगा 1 कर लेना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अब कहीं इसको ओमेगा 1 लिखते हैं, कहीं इसको ओमेगा नॉट लिखते हैं, जो भी आपका कन्वीनियंस हो उसके अकॉर्डिंग लिखना। सो थीटा फर्स्ट सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू 5 रेडियन है, ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1/2 अल्फा, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो गई। एक इक्वेशन मेरे पास ही आया। अब यही इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट 2 सेकंड के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, यहां आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट 2 सेकंड के लिए क्यों अप्लाई करना है, हमें तो नेक्स्ट सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, मैं फर्स्ट 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस ले लूंगा तो नेक्स्ट 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा, ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस में हाफ अल्फा और ये आ गया 2 का स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा, और यहां पर ये आ रहा है हाफ अल्फा, ये आ गया हमारा थीटा। 2 अल्फा फर्स्ट सेकंड में आया है अल्फा बाई 2, फर्स्ट 2 सेकंड्स में आया है 2 अल्फा, तो नेक्स्ट जो 1 सेकंड है उसमें कितना होगा 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज 3 अल्फा बाई 2, और अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी अल्फा इक्वल्स टू 10, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 15 रेडियन अपना आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए फर्स्ट 2 सेकंड का कैलकुलेट करके और फर्स्ट सेकंड का उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। A body rotating with an angular speed of 600 revolutions per minute, revolutions per minute, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी है,
और दूसरी बात ये है कि ये आरपीएम है, मतलब रोटेशन पर मिनट है, तो इसको अगर मैं आरपीएस मतलब पर सेकंड में लूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा और ये आरपीएस हो जाएगा, 10 रोटेशंस पर सेकंड आ गया। इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, टू 1800 आरपीएम इन 10 सेकंड। इनिशियल ये है, फाइनली अगर बात करें तो वो 1800 आरपीएम हो गया। अगर कैलकुलेट करूं तो 1800 अपॉन 60 ये कितना आ गया 30 आरपीएस एक सेकंड में, ठीक है। और टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ 10 सेकंड में ये कहानी बदल गई। मतलब इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी 10 रोटेशंस पर सेकंड है, 10 सेकंड बाद अगर मैं देखता हूं तो उसकी 30 रोटेशंस पर सेकंड हो गई है। द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड इन द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में कितने रोटेशंस हुए ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं, मतलब मैं ओमेगा अगर कैलकुलेट करूं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहां से अगर मैं ओमेगा 1 कैलकुलेट करता हूं तो 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई किया, 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। इसी तरह से यहां से ओमेगा 2 अगर कैलकुलेट करता हूं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 पाई रेडियन पर सेकंड आया। बात यहां तक क्लियर हुई बेटा? इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गई है, 10 सेकंड का इंटरवल आ गया है, अल्फा कांस्टेंट कहा हुआ है, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने हैं। किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है? टाइम की वैल्यू भी मेरे पास है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है तो कौन सा इक्वेशन लोगे? फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई 60 पाई, ये वैल्यू हो गई 20 पाई, प्लस में अल्फा, टाइम आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। सो ये आ गया 40 पाई इक्वल्स टू 10 अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब 10 सेकंड में थीटा कैलकुलेट कर लेता हूं सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन का मतलब ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 20 पाई, 10 सेकंड का टाइम हो गया, प्लस में 1/2, अल्फा की वैल्यू 4 पाई और ये 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। नंबर ऑफ रोटेशंस पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप थीटा को कैलकुलेट कर लेना, मैं कहानी समझा देता हूँ कि थीटा की वैल्यू सपोज 40 पाई आ गई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ से सॉल्व करके 40 पाई आएगा, मैं मान करके चल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 40 पाई आ गई। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का आता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 40 पाई का आया। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? जो भी थीटा की वैल्यू मिली है 2 पाई से उसको डिवाइड कर देना, ये 20 आ गया। ऐसे यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा 20 पाई से उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस हमारे पास आ जाएंगे। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहा, मेरे पास में इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी थी, उनसे मैंने इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की, टाइम की वैल्यू मेरे पास थी। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया, उसको अप्लाई करके मैंने अल्फा को कैलकुलेट किया। अल्फा कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने थे तो मैंने थीटा को कैलकुलेट किया, और थीटा को कैलकुलेट करने के बाद में 2 पाई को उससे डिवाइड, 2 पाई से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या कहानी है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूला वगैरह पर बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी समझने तो थोड़ा सा इनर्शिया को याद कर लो। इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। एक्सटर्नल फोर्स की टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना, तो इनर्शिया की टेंडेंसी होती है उस स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करना। ठीक है, हम जैसा लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते थे कि यार एक बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहती है। दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज द इनर्शिया। तो इनर्शिया ये चाहता है कि बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना करे। ये बात हुई ट्रांसलेटिव मोशन या लीनियर मोशन के लिए। ऐसी ही बात अगर मुझे रोटेशन मोशन में करनी है तो वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रोटेशनल मोशन में वही है जो इनर्शिया का रोल ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ कि रोटेशन मोशन में अगर आप कोई भी चेंज करना चाहोगे, मतलब कोई भी बॉडी रोटेशन मोशन में है और आप उसकी स्पीड को चेंज करना चाहोगे तो वो बॉडी उसको अपोज करती है। जैसे सपोज आप रोटेशन मोशन में उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मना करेगा। उसकी स्पीड को डिक्रीज करना चाहोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मना करेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन में किसी भी चेंज को अपोज करता है, उसके लिए मना करता है, इसी का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है,
ये तो इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास में n पार्टिकल्स का, 3 पार्टिकल का, कितने भी पार्टिकल का एक सिस्टम है और इसमें x और y एक्सिस मैंने बना दिए हैं। सपोज इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है, y एक्सिस के अबाउट रोटेशन, किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सकता है। वी आर टेकिंग द एग्जांपल कि y एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है और मुझे सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। m हो गया पार्टिकल का मास और r है उस पार्टिकल का जिस भी एक्सिस के अबाउट आप बात कर रहे हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैं कहूंगी मुझे इस एक्सिस के अबाउट बात करनी है और यहाँ पर पार्टिकल है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए स्मॉल r। नॉट ओनली द डिस्टेंस, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पार्टिकल का मास ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई कर दो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दैट इज I = mr²। अब अगर मेरे पास में n पार्टिकल का सिस्टम है और मुझे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा, सबका टोटल कर दूंगा, पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं पूरा डिटेल में लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा? अभी फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये आएगा, सेकंड पार्टिकल के लिए ये आएगा और nth पार्टिकल के लिए अगर बात करेंगे तो कुछ यहाँ तक आएगा। तो ये n पार्टिकल के पूरे सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि समेशन mi/ri² और I = 1 to n। समेशन का मतलब हो गया बेटा टोटल करना है, I = 1 to n का मतलब होगा कि I की लिमिट 1 से n तक है। मतलब यहाँ जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें I की जगह 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे और लास्ट में n लिख लेंगे और ऐसा लिख करके सारे पार्टिकल के लिए और सम कर देंगे। तो ये फर्स्ट का, सेकंड का और n पार्टिकल का सम आ गया। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट हुआ। मुझे एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, सारे पार्टिकल का लेकर के समेशन कर दूंगा। अब बात ये आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड कर रहा है। बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, शेप, साइज, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लेता हूँ, अब इसमें टोटल मास तो कितना हुआ? सारे पार्टिकल के मासेस का मैं टोटल कर दूंगा, दैट इज द टोटल मास। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मैं मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दूं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने का मतलब है कि मैंने पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग कर दी, चेंज कर दी, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। पार्टिकल की पोजीशंस को अगर चेंज करूंगा तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उनका इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो सकता है और डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, जिसका इफेक्ट पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आ जाएगा। इवन एक पार्टिकल की पोजीशन भी अगर मैं चेंज कर दूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा और उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आएगा। तो सिस्टम या बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर तो डिपेंड करेगा ही। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर अभी मैंने ये एक्सिस लिया तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। अगर मैं एक्सिस ये वाला ले लेता हूं तो एक्सिस को चेंज करने से भी क्या होगा, उससे पार्टिकल के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर चेंज होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो तीन फैक्टर अभी सामने आए जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। एक तो बॉडी का टोटल मास कितना है, दूसरे है कि उस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है और तीसरा फैक्टर ये है कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा सेलेक्ट किया है। ठीक है, और थोड़ी सी कहानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, एक टर्म काम में ली जाती है जो आगे बहुत काम आएगी रोलिंग मोशन वगैरह में, स्पेशली रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मीनिंग समझा देता हूं मैं। क्या है कि जैसे मैंने कोई भी एक सिस्टम ले लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया और ये पार्टिकल्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है। ठीक है, मुझसे कहा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दो। मैं क्या कर दूंगा, I = समेशन mi/ri², I = 1 से n, जो अभी हमने डिस्कस किया अभी था। ठीक है, तो ये बेसिक मेथोडोलॉजी तो मेरे को मालूम है कि मुझे पार्टिकल के सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के सम कर दूंगा। ठीक है, अब किसी ज्ञानी आदमी ने एक बात बताई कि इस एक्सिस से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट से ही, जरूरी नहीं कि राइट साइड में, एक्सिस के किसी भी पॉइंट से इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो जिसको नाम दे दो k, दे दिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इस डिस्टेंस का स्क्वायर करूं और इसको बॉडी के या सिस्टम के टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना है किसी भी एक साइड में, उस डिस्टेंस का मुझे स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को टोटल मास से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट यही आ जाना चाहिए
अगर यही रिजल्ट आ जाता है तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, सो यहां से मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन को डिफाइन किस तरीके से करूंगा कि दिस इज डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सच दैट व्हेन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस इज मल्टीप्लाइड विद द टोटल मास इट गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और सिस्टम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, the distance from the axis of rotation where the entire mass of the body is supposed to be concentrated and the value of moment of inertia is same as that due to the actual distribution of mass of body is called radius of gyration। ऑनेस्टली बेटा अगर मैं बताऊं तो ये अब ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल सही लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारी बुकिश लैंग्वेजेस है। बुकिश लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि उससे मुझे कहानी समझ में आए, और कहानी समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कहानी वो है जो मैंने समझाई है, मैंने भी वही समझाया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो K इक्वल्स टू रूट आई अपॉन एम, आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ जाइरेशन को अपन किसी भी सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया एम के स्क्वायर। मतलब मेरे से अगर पूछा जाए कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो मुझे एम आर स्क्वायर नहीं बोलना, मुझे बोलना है एम के स्क्वायर, क्योंकि एम के स्क्वायर इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल और एनी बॉडी। किसी के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप बात करोगे बेसिक फॉर्मूला एम के स्क्वायर है। जैसे हम एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलते थे 2 पाई रूट एम अपॉन के। अब ये सिंपल पेंडुलम के लिए, स्प्रिंग पेंडुलम के लिए या लीनियर एसएचएम करने वाली किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल था ना। उसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सबके लिए एप्लीकेबल है। आप पार्टिकल के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, किसी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला एम के स्क्वायर बोल ही सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी की बात की हुई है, मतलब एक पर्टिकुलर केस लिया हुआ है जिसमें सारे मासेस को इक्वल लिया हुआ है, तो वहां पर के की वैल्यू आ जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट चीज एज सच नहीं है, याद रखो तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बेसिक मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, हमारे क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये लास्ट में जो बातें लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये वही चीज आ गई, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन अगर मैं चेंज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, अकॉर्डिंगली फिर मुझे के की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि के मुझे उस तरीके से लेना है कि अल्टीमेटली मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाए। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूंगा तो यार मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो रेडियस ऑफ जाइरेशन चेंज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ रेडियस ऑफ जाइरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो बॉडी की मास पर डिपेंड नहीं करती। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि सर डिपेंड तो कर रहा है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड है, क्योंकि उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड होगा। ठीक है ना, मास पे, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज आगे भी क्लियर हो जाएगी, कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे। ये टेबल बनी हुई है, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टिप्स पर होनी चाहिए, हालांकि इन सबके डेरिवेशंस भी हैं, बट क्वेश्चन में आप डेरिवेशन करने थोड़ी बैठोगे। तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम होने चाहिए कि कौन सी बॉडी के लिए कौन से एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फिगर की हेल्प से उसको समझा भी रखा है। जैसे यहाँ पर सर्कुलर रिंग के लिए अगर बात करें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट सेंटर, इसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो रिंग का अगर मैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो वो एम आर स्क्वायर आएगा। रिंग का डायमीटर के अबाउट लिखूंगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। थिन रोड का अगर मैं परपेंडिकुलर टू द रोड मिड पॉइंट के लिए लिखूंगा एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा। डिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद भी होंगे, नहीं हो तो ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टिप्स पर कर लेना। ठीक है, रिंग और डिस्क के केस में एक बात बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो भी आता है डायमीटर के अबाउट उसका हाफ कर देना। रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो इसका डायमीटर के अबाउट आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, रोड का एम एल स्क्वायर बाई 12 हो ही गया। ठीक है, अभी इतने डिस्कशन से भी शायद चीजें आपको रिकॉल तो हो ही जाएंगी। सर्कुलर डिस्क रेडियस आर डायमीटर के अबाउट अभी मैंने बताया एम आर स्क्वायर बाई 4। होलो सिलेंडर होगा तो एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर आएगा। सॉलिड सिलेंडर होगा तो एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। होलो सिलेंडर दिमाग में रख लेना कि होलो सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं तो रिंग वाली कहानी है, और सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं तो डिस्क वाली कहानी है। तो होलो का मतलब एम आर स्क्वायर हो गया, सॉलिड का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। सॉलिड स्क्वायर डायमीटर के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर, होलो स्क्वायर होगा तो 5 की जगह 3 आ जाएगा।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी कुछ है, याद रखना ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। 4 equal masses m each are placed at the corners of a square of length L as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to DB, DB के पैरेलल चाहिए और A से पास होता हुआ चाहिए, ये एक्सिस आ गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है पार्टिकल्स का सिस्टम में। कुछ नहीं है, 4 पार्टिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के फॉर्मूले से लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखते जाओ। इस पार्टिकल की बात करें तो ये तो एक्सिस पर ही हो गया इटसेल्फ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आ गया। इस पार्टिकल की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ गया L√2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया mL√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, शायद ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल आएंगे। और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये दोनों लाइन शायद इसके पैरेलल आएंगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इसके इक्वल आ जाएंगे, और ये पूरा L√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास में L/√2 आ जाता है। किसी भी एक पार्टिकल के लिए अगर बात करूंगा तो mL/√2 का स्क्वायर, और दूसरे पार्टिकल का भी यही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आया, 2mL² प्लस में यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mL², और सॉल्व करने के बाद में बन जाएगा 3mL²। ये अपना आंसर आ गया भाई, 3mL²। कहानी समझ में आई, बेसिक क्वेश्चन है। सो फिगर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिसाइड करना है बस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डिसाइड कर लिया तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 थ्योरम्स की। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आती है भाई, और एक एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो और दूसरे के बाद कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर भी इन थ्योरम्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड 2 थ्योरम्स हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, मैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में दोनों थ्योरम समझा देता हूँ, हालांकि इनके भी डेरिवेशंस हैं, बट डेरिवेशन से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, केवल ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है मैं रिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं डिस्क के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, स्फीयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्फीयर है, सिलेंडर है, 3D स्ट्रक्चर्स है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सपोज हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी लेयर है जो सपोज XY प्लेन में है, और एक हमारा Z एक्सिस होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो Z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो X और Y दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनका टोटल होगा, उनके सम के इक्वल आएगा। राइट, अब इस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये कि इसमें तीनों जो एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, उनमें से 2 एक्सिस उस प्लेन में होंगे जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये XY प्लेन है, जरूरी नहीं कि XY प्लेन हो, इट कैन बी YZ, इट कैन बी XZ। अगर ये XY प्लेन में तो IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ बनेगा। अगर ये XZ प्लेन होता तो IX प्लस IZ इक्वल्स टू IY बनता। बात क्लियर है? सो मुझे ये देख लेना है कि वो कौन से प्लेन में है, उस प्लेन में जो 2 एक्सिस होंगे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने हैं। अब वो जरूरी नहीं कि X और Y आए, वो X और Z भी हो सकता है, Y और Z भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस में बोल रहा हूं वो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी ले सकता हूँ एक्सिस, यहां से पास होता हुआ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हो, 2 उस प्लेन में होंगे जिस प्लेन में हमारी बॉडी होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है जो यहाँ पर कहानी लिखी हुई है। राइट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा कि 2 एक्सिस होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब इसमें कंडीशन ये है कि वन ऑफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दोनों में से जो एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। जैसे ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दूसरा इसके पैरेलल है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस में md² आएगा। ICM का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m इज द मास ऑफ बॉडी, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज एक्सिस। क्लियर? तो ICM प्लस md² दैट इज इक्वल्स टू I। बस यही कहानी है परपेंडिकुलर और पैरेलल की। तो परपेंडिकुलर के लिए ये रिलेशन है, पैरेलल के लिए ये रिलेशन है। कहानी समझ में आनी चाहिए, कहां पर उसको अप्लाई करना है ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि 2 एक्सिस हम पैरेलल देख करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं,
कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन ये है कि दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तभी मैं उस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में नजर डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्क हैं, each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown in the figure. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P. ठीक है, इसके नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है केस, घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एट ए ग्लांस देख करके ऐसा लगता है अरे इतनी सारी चीजें हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। एक्सिस क्लियर, अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए और कौन सा एक्सिस के अबाउट चाहिए वो एक्सिस क्लियर होना चाहिए। अब मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले आप सोचना बेटा कि किस किस का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं इसके अबाउट इसका जानता हूं mr²/2 है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन आप संभालोगे सारी की सारी, मेरी बात सुन लेना बस। जो मैं कह रहा हूँ कि इसके अबाउट चाहिए तो इसके अबाउट मैं जानता हूँ कि mr²/2 है, तो mr² प्लस md² d का मतलब हो गया ये r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो एक तो मैं लिख देता हूँ mr² प्लस mr² आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ऐसे ही इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो इसके अबाउट mr²/2 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेना और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। इन द सेम वे इसका मिल जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा और दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है mr²/2 अगेन, और इसके अबाउट मुझे मालूम करना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, एक एक्सिस ही हो गया और एक एक्सिस ही हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा ये देखना बेटा ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2r है या नहीं है, और ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास में जाएगा r, और इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये मेरे पास में 2r आ गया, सोल्व कर लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे बाकी के डिस्क के लिए भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लूंगा और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के टोटल कर दूंगा। ये बात सही है कि थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन में लगेगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में भी आ रही है कि जो कहानी इसके लिए होगी वही कहानी इसके लिए होगी, और जो कहानी इसके लिए होगी वही कहानी इसके लिए होगी। तो इसके लिए कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इन दोनों का काम हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का काम हो जाएगा। और इन तीनों का मैंने बता ही दिया है, सबका टोटल कर देना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। प्रोसेस मैंने समझा दिया है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चले, the moment of inertia of a uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector। अच्छा, सिलेंडर की बात हो रही है, ये हमने एक सिलेंडर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये इज I, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है। व्हाट इज द रेशियो L अपॉन R, L का मतलब हो गया इसकी लेंथ और R का मतलब हो गया इसका रेडियस। ठीक है, सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। L अपॉन R मुझे कैलकुलेट करना है जिससे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मिनिमम आए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। m मास का एक सिलेंडर मान लिया, लेंथ L है, रेडियस R है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिनिमम चाहिए, तो L और R का रेशियो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होनी चाहिए, तो mr²/4 प्लस L²/12, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है। ठीक है, अब मुझे मिनिमम की बात करनी है, तो इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती है तो डिफरेंशिएशन वाली कहानी आती है। डिफरेंशिएशन तो मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास R और L दोनों अननोन है, तो एक अननोन चाहिए भाई साहब, तभी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। उसका तरीका क्या है, या तो R को L की फॉर्म में लाओ या L को R की फॉर्म में लाओ। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि हम इसका वॉल्यूम अगर ले तो वॉल्यूम आ गया πr²L, सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर बात करें तो। ठीक है, अब मास अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेरे पास में आ गया। L और R का रेशियो अगर मैं चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम तो सेम ही रखना है क्योंकि मैं मास में तो कोई चेंज कर नहीं रहा, मास में चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी चेंज होगी नहीं क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। तो मास और डेंसिटी में जब कोई चेंज नहीं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में चेंज नहीं है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपना काम हो जाना चाहिए। यहां से अगर मैं R² को कैलकुलेट करूं तो क्या V/πL हो गया, और यहां अगर मैं लिखूं तो I = m
आर स्क्वायर की जगह v अपॉन 4πl प्लस एल स्क्वायर बाई 12। देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और ध्यान से देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है एल की फॉर्म में आ गया, दैट इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं डी आई अपॉन डी एल, एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। इस टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो एम वी 4π कांस्टेंट 1 अपॉन एल का माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस में एम एल स्क्वायर बाई 12 का करूंगा तो एम बाई 12 बाहर हो गया, एल स्क्वायर का 12 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जीरो क्यों लिखा? क्योंकि मिनिमम की बात हो रही तो मिनिमम में डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एम वी अपॉन 4π एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल बाई 6, ये कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया। ठीक है, और v की वैल्यू अब मैं यहां पर पुट कर सकता हूं तो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 4π एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सही बात है। ये l से l कैंसिल हो गया, इधर ये l स्क्वायर आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 6, सही है। एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 6/4, तो एल अपॉन आर इक्वल्स टू ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये अगर 3/2 का रूट 3/2, ये अपना आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, रेडियस और लेंथ है, जरूरी नहीं कि रेडियस को लेंथ की फॉर्म में लिखो, तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि एल की वैल्यू यहां से लेकर के यहां पुट कर दो और एक्सप्रेशन आर की फॉर्म में निकाल करके आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of uniform thin rod about a perpendicular axis passing through one end is I1। ये मैंने एक रोड ली, एक एंड से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। द सेम रोड इज बेंड इनटू अ रिंग, इसको एक रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया ऐसे, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर इज I2। डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं तो वो I2 है, ये इसका सेंटर हो गया। I1 अपॉन I2 दैट इज गिवन कितना, x पाई स्क्वायर बाई 3, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, मास m और मास m, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसकी लेंथ को l ले रहा हूं तो अब जो इसकी लेंथ है वो इसकी सर्कमफ्रेंस बन गई, क्योंकि इसी को रिंग में कन्वर्ट किया है। मैंने इसका रेडियस r ले लिया तो मैंने लिखा सर्कमफ्रेंस 2π r इक्वल्स टू l, तो r की वैल्यू आ गई है l अपॉन 2π। अब मैं I1 लिखूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो वो आ गया ml स्क्वायर बाई 12। रेशियो निकालना है तो दोनों को एक ही फॉर्म में लेंगे, मतलब l या r की फॉर्म में। यहां अगर मैं बात करूं तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए अगर बात करूं तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये हो गया m/2। r स्क्वायर का मतलब हो गया l स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ml स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिंग का, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोड का। दोनों का बेटा अगर मैं रेशियो लूंगा तो I1 अपॉन I2 क्या बनेगा, I1 की वैल्यू आ गई ml स्क्वायर बाई 12 और ये आ गया है 8π स्क्वायर अपॉन में ml स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ये 2 आया, ये 3 आया, सही कह रहा हूँ, 2π स्क्वायर अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई अपने पास में, कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, कुल मिलाकर एक कहानी है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। कुल मिलाकर कहानी है कि रोड का इस एंड के अबाउट, ओ सॉरी, ml स्क्वायर बाई 12 मैंने लिखा, ये ml स्क्वायर बाई 3 है। ठीक है, मिस्टेक हुई है यहाँ पर, तो यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 3 और ये आ जाएगा 8π स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। अभी ठीक है? ठीक है, तो ml स्क्वायर, तो ये 8π स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एंड के पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 आएगा, तो 8π स्क्वायर अपॉन 3। अब कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 8 आ गई। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे कहानी डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की क्या कहानी है? जैसे अभी अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात की थी, तो उसमें अपन ने रेफरेंस लिया था इनर्शिया का, कि जो काम ट्रांसलेटेड मोशन में इनर्शिया ने किया वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशन मोशन में। इसी तरह से अपन टॉर्क पे बात कर सकते हैं, जो काम फोर्स का होता है ट्रांसलेटेड मोशन में वही काम टॉर्क का होता है रोटेशन मोशन में। ट्रांसलेटेड मोशन में अगर बात करें तो फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना,
उसी तरह से अगर मैं रोटेशन मोशन में बात करूँ तो टॉर्क का काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, मतलब रोटेशन मोशन की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज करना, स्पीड को बढ़ाना घटाना, उसमें टॉर्क काम आता है। ठीक है, ये तो हुआ टॉर्क का मीनिंग। टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एक है इसका वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला कहता है कि टो वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये टॉर्क एक्चुअल में इस चैप्टर के अलावा भी और भी चैप्टर्स में काम आता है बेटा, ध्यान रखना इसका। तो टो वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर मिल जाए, फोर्स का वेक्टर मिल जाए, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो टॉर्क का वेक्टर आ जाएगा। ये हुआ वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो टो इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं एक दूसरे तरीके से कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं कि इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे कहा कि पार्टिकल यहां पर है और सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब एफ इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का ये एंगल थीटा आ गया, तो ये एंगल भी थीटा आ गया। अगर मैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखूं, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन के अलोंग वो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये बना। इस लाइन ऑफ एक्शन का अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ तो ये आएगा, एंड दैट इज आर साइन थीटा। इस ट्राइंगल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये ट्राइंगल अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री और ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूँगा तो आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा उसमें ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आया, तो मैं इसको टो इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, सो किसी सिचुएशन में अगर वेक्टर की बात हो रही तब तो मैं वेक्टर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज कहीं किसी भी केस में अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेना है और उसके लाइन ऑफ एक्शन का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी कोई भी दूसरा तरीका अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म में तो आर क्रॉस एफ कर दो। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो फोर्स देख लो और उसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने टॉर्क के लिए भी बात की थी कि आर क्रॉस एफ करना है, राइट। आर क्रॉस एफ को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब हो गया कि जो भी क्वांटिटी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ में कर दिया जाए, तो टॉर्क को हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को कह सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने टॉर्क में क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब अगर मैं कहूंगी एंगुलर मोमेंटम जिसको एल या जे दोनों से डिनोट करते हैं, अगर मैं जे से डिनोट कर देता हूं तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब आर क्रॉस पी। तो बेटा अगर यहाँ पर फोर्स लेना है तो टॉर्क आएगा और यहाँ पर अगर पी लेना है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो लीनियर मोमेंटम और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आर के साथ में, तो मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म। अगेन इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जे इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। वही बात होगी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ये जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जे इक्वल्स टू पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन है कि टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी होता है, जस्ट लाइक एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। वही एनालॉजी चल रही है कि यहाँ पर पी की जगह जे आ गया, एफ की जगह टो आ गया। तो जैसे एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है, टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी, मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। चलो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, अभी हमने रिलेशन की बात की थी कि भाई टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी है। अगर मैं टो की वैल्यू को जीरो कर दूं तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो बना, और इसका मतलब जे इक्वल्स टू कांस्टेंट बना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है कि अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई मोमेंटम इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको भी एनालॉजी से याद रख सकते हो कि P इक्वल्स टू mv हमने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम के लिए। P की जगह ये आ गया, मास की जगह मोमेंटम इनर्शिया आ गया, V की जगह ओमेगा आ गया, तो J इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, मतलब मैं लिख सकता हूँ आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम देख लो कितना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम देख लो कितना है, दोनों को इक्वल कर दो अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो हो तो। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा देखो,
A thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड. रिंग है, उसका मास m है, रेडियस r है. In a horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of ring. इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस की बात हो रही है? ये हो गया है रिंग का जियोमेट्रिकल एक्सिस. सही कह रहा हूँ? ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात हो रही है. If two objects each of mass small m be attached gently to opposite ends of a diameter of the ring will then rotate with an angular velocity. अब कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी? क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ मैं क्या है. ये रिंग है, ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रही है. ओमेगा की इसकी एंगुलर स्पीड है जो हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड. अब घूमती हुई रिंग पर मैंने धीरे से स्मॉल m मास के दो पार्टिकल ऐसे रख दिए अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर इस तरीके से रख दिए. तो अब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमने सिस्टम में कुछ तो चेंज किया कि भाई पहले केवल रिंग है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही थी. अब उसकी सर्कमफ्रेंस में मैंने दो पार्टिकल और चिपका दिए. ठीक है, तो अब सिस्टम में रिंग प्लस दो पार्टिकल हो गए. अब ये पूरा सिस्टम घूम रहा है. क्या इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक्सटर्नली को टॉर्क लगाया? टॉर्क नहीं लगाया, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो है. टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है. ठीक है, एक आइडिया दे देता हूं कि कहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है. जब भी आपको रोटेशन मोशन में सिस्टम में कोई चेंज दिखाई दे बट एक्सटर्नली आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो और सिस्टम में कोई चेंज हो रहा हो, तो समझ लेना कि वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है. ठीक है, अब यहां अगर मैं अप्लाई करूं तो आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? केवल रिंग की बात हो रही है. ओमेगा की वैल्यू 2 हो गई. अब बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अगर लिखो तो mr². ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हो गई है सपोज ओमेगा डैश. प्लस में पार्टिकल्स के लिए अगर बात करूं तो इनका mr² प्लस mr² और एंगुलर स्पीड हो गई है ओमेगा डैश. यहां से सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा डैश आ जाएगा. तो ये आ गया 2mr² इक्वल्स टू r² ओमेगा डैश और m प्लस 2m ये आ गया ना. बस यहाँ से ओमेगा डैश अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये r² अपना कैंसिल हो ही गया. तो 2m अपॉन m प्लस 2m ये अपना आंसर आ गया. कहानी समझ में आई या नहीं आई? बात यहाँ तक क्लियर हो गई 100% तरीके से? अब आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन. मतलब रोटेशन मोशन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर भी अपन एनालॉजी लगा सकते हैं. जैसे ट्रांजिटिव मोशन में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं. तो रोटेशन मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आई को मैं एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिखी जा सकती है. और इसी को अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखूंगा तो J² अपॉन 2I भी लिख सकता हूँ. कैसे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I² ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ये आई ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आई. ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम. तो इसको लिख सकते हैं J² अपॉन 2I. तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. यहाँ भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर सकते हैं. जैसे ट्रांसलेटिव मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम थी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो वहां पर वर्क डन था हाफ m v2² माइनस v1². यहाँ जो वर्क डन आ जाएगा वो हाफ आई ओमेगा 2² माइनस ओमेगा 1². चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन किस तरीके का बन रहा है. टू डिस्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2. दो डिस्क हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 है. अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर से पास होने वाला मतलब जियोमेट्रिकल एक्सिस. दो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 दिए हुए हैं. दे आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 रेस्पेक्टिवली and are brought into contact face to face with their axis of rotation coaxial. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? मेरे पास में दो डिस्क हैं. ठीक है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है. दोनों अपने अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं.
इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोएक्सियल, तो दोनों कोएक्सियल ही एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ गए हैं। द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस इज, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। लॉस कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लिया है तो दोनों ने साथ साथ घूमना स्टार्ट किया। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा क्योंकि टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर देखो तो पहले एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अब दोनों साथ साथ घूमने लगे तो I1 प्लस I2 और मान लो एंगुलर स्पीड हो गई है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर अगर बात करूंगा तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 प्लस I2 और एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई, मतलब I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2 और इसका स्क्वायर। कहानी समझ में आई है, नहीं आई बेटा? यहाँ पर मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके सिस्टम की जो एंगुलर स्पीड है वो कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद मैंने सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी नोट की, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर में I की जगह, अब दोनों एक साथ है इसलिए I की जगह I1 प्लस I2 हो गया और ओमेगा की जगह ये आ गया। इनिशियल एनर्जी ये रही, फाइनल एनर्जी ये रही। लॉस कैलकुलेट करना है तो दिस माइनस दिस कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेना। प्रोसेस क्लियर हुआ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा कैलकुलेट किया, फिर इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन का मतलब हुआ, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो किसी भी बॉडी का लुढ़कना। रोल करते हुए कोई भी बॉडी जा रही है तो रोलिंग मोशन इस तरह से मैं इंडिकेट करूंगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेटिंग मोशन। तो बॉडी इस तरह से मोशन करते हुए जा रही है। इसका मतलब रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन, इसमें दोनों मिलेंगे। इसलिए अगर मुझे रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। हाफ ये हो गया mk स्क्वायर I की जगह ओमेगा स्क्वायर और प्लस में हाफ mv स्क्वायर, हाफ mk स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को कर दिया मैंने v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस में हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से हाफ mv स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं तो ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास में रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई। हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जरूरत हमें पड़ती है तो कुछ पर्टिकुलर शेप्स के लिए हम ये वैल्यू देख लेते हैं, के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रख लेना। जैसे रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, डिस्क के लिए अगर बात करूं तो 1/2। ये वैल्यूज मिल कैसे रही है? रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, जनरल फॉर्म में mk स्क्वायर, तो यहाँ से k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही डिस्क के केस में mr स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, तो यहाँ से k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है, तो भी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सॉलिड स्फेयर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू 2/5 आ जाएगी। होलो स्फेयर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज अगर डायरेक्टली याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बच जाएगा, अपना टाइम की बचत हो जाएगी। ये शेप्स हैं, ये के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू है। रिंग के लिए 1 है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ है, सॉलिड स्फेयर 2/5, होलो स्फेयर 2/3। कम से कम ये वैल्यूज तो हमें याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं रोलिंग मोशन से रिलेटेड। A solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy of the ball to its total kinetic energy. Total kinetic energy का मतलब rolling kinetic energy। तो रेशियो चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में रोलिंग या टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल की अगर बात करें तो हाफ mk स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर
और रोलिंग मोशन में अगर बात करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात हो रही है सॉलिड स्फीयर के लिए, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 अपॉन में 1 प्लस 2/5, ठीक है। सो 2/5 अपॉन 7/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, रेशियो 2/7 आ गया। ऐसे किसी भी बॉडी का किन्हीं भी दो एनर्जी का रेशियो पूछा जा सकता है, किसी भी बॉडी का किन्हीं भी दो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है। तो ये रेशियो हमारे पास आ गया, रोटेशनल और रोलिंग के लिए ये रेशियो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रोलिंग मोशन अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर हो रहा हो तो, जैसे हमने ये केस लिया कि कोई बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर है और वो इस तरह से रोलिंग मोशन करते हुए आ रही है, ऐसे लुढ़क करके आ रही है, यहाँ पर बेस पर पहुंची, हाइट h है, लेंथ s है, एंगल थीटा है। तो यहाँ पर तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, कितनी स्पीड से पहुंची, कितने एक्सीलरेशन से पहुंची और कितने टाइम में पहुंची, ठीक है। यहाँ की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। अब टोटल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने इसको डेटम ले लिया, मतलब इसको रेफरेंस ले लिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mgh, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दो। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इसमें mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से v का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो बॉटम पर उसकी स्पीड इतनी आएगी। a अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u की वैल्यू 0, v स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट्स बता रहा हूँ किस तरह से आए, बाकी ये डायरेक्टली याद रखने हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके मैंने बॉटम पर स्पीड कैलकुलेट की, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन भी ले सकता हूँ, उसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा तो टाइम ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तीन एक्सप्रेशन मुझे अच्छी तरह से याद होने चाहिए। v इक्वल्स टू रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, a इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और t इक्वल्स टू रूट 2s ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में g साइन थीटा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसका देखो क्वेश्चन किस तरीके का बना है। ये इंक्लाइन प्लेन पर ही रोलिंग मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, एक तो सॉलिड सिलेंडर है एक सॉलिड स्फीयर है, हैविंग सेम मास, दोनों का मास सेम है, एंड रेडियस दोनों का r है। रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग, द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर टू दैट टू द सॉलिड स्फीयर विद विच दे रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने पर उनकी स्पीड का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने जैसे पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था, ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर काम में ले लूँ? तो मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा, v इक्वल्स टू रूट 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर टू दैट टू द सॉलिड स्फीयर, v1 अपॉन v2 कह देते हैं। जब मैं ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो 2gh तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, पहले मैं सिलेंडर के लिए बात कर रहा हूँ तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो गई, अपॉन में सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू 2/5 हो गई। सो ये 1 अपॉन 3/2 बना, ठीक है। और इसके अपॉन में अगर इसको सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन ये 7/5 बना। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट लगाना है, यहाँ पर ये रूट आ जाएगा
और यहाँ पर ये रूट आ जाएगा, ये रूट आ जाएगा और ये रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे हम रोलिंग मोशन की बात कर सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। एक्सप्रेशंस को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। यहाँ हमारे रोटेशनल मोशन की कहानी हुई कंप्लीट। क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो भी कवर किए, ठीक है। कहीं कोई डाउट फिर भी रहता है, किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये रोटेशन मोशन की कहानी कंप्लीट हुई। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।